चलो शुरू करते हैं। CGPSC ACF या CGPSC फॉरेस्ट रेंजर के लिए मैं फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और ये लेक्चर नंबर 26 है। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। सब जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, हम लोग उस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये एक अपना ग्लास स्लैब है, ठीक, ग्लास में जानते हैं ये कांच का, और इधर अपना क्या है, एयर है। ये बाहर में क्या है, एयर है, और ये क्या है, ग्लास है। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। हम लोग यहाँ से एक रे लाते हैं, रे लाएं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे लाएं। अब याद कीजिए, रिफ्लेक्शन में भी ऐसे ही इंसिडेंट रे आता था, एक नॉर्मल बनाना पड़ता था। तो यहाँ पे भी हम लोग एक नॉर्मल बनाने की कोशिश करेंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल बनाइए, ये बना नॉर्मल। अच्छा, अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा लाइट है वो ऐसे जाना चाहिए था, जैसे आया सीधा वैसे चले जाना चाहिए था। ये कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। पहले आप लोग ग्लास को दूसरे साइड से कोटिंग कर देते थे तो सामने मिरर का काम करता था। अब हम लोगों ने वैसा नहीं किया। हम लोग एक मोटा स्लैब लिए हैं ग्लास का। अब हम लोग देखें इंसिडेंट रे ऐसा आ रहा है, ये ऐसा जाना चाहिए। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये ऐसे नहीं जाके अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाता है, अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाता है। अच्छा, ये हमारा क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। मैं एक ही डायग्राम में दो चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाता हूँ दो चीज़ क्या है वो, ठीक। तो अब देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये इंसिडेंट रे था, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। हिंदी में क्या बोलेंगे, इंसिडेंस रे को आपतित किरण और रिफ्रैक्टेड रे को अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये चीज़ हम लोगों ने नोटिस किया। अब हम लोगों ने फिर एक और चीज़ नोटिस किया कि जब इसको बाहर निकलना था तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक नॉर्मल बना लिया, क्योंकि फिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये जा रहा है। ऐसा नॉर्मल बनाया हम लोगों ने। अब हम लोगों ने क्या देखा कि ये भाई साहब ऐसा निकल लिए, ठीक है। अब इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहेगा I1, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल R2। खैर मैंने एक डायग्राम में बनाने की कोशिश किया है। चलिए, अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं बनाऊँ, अगर मैं अलग में बनाऊँ, इधर वाले बात को, इस बात को अगर मैं अलग बनाऊँ। अच्छा, एक चीज़ और यहीं पे बता दूँ आपको, ये इंसिडेंट रे इससे होके गुजरा, वापस जब बाहर निकला ये, तो जहाँ से इसको जाना था उससे जस्ट पैरेलल से जाता है। ये इतना दूर से पैरेलल चला जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। ये हम लोग के सिलेबस में पढ़ेंगे, आएगा। अब देखिए, यहाँ एयर था, यहाँ ग्लास था। अब हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि ग्लास में पहले लाते हैं, ग्लास रखते हैं यहाँ, ये है अपना ग्लास और ये है अपना एयर। अब मान लेते हैं यहाँ से ऐसा इंसिडेंट रे ऐसा है, इधर कहाँ से आया उसका बात हम लोग नहीं कर रहे। मान लीजिए पूरा ही पूरा ग्लास लीजिए और ये बना लीजिए आप नॉर्मल। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसको जाना था किधर, सीधा जाना था, ये कुछ मुड़ गया ऐसे। बात समझ आ रही है, ये क्या हो गया, जिधर जाना था वहाँ से थोड़ा सा मुड़ गया। तो इसी को मैं यहीं पे बना रहा था, इसी को मैं यहाँ पे बना रहा था, एक ही डायग्राम में दो चीज़ को। मतलब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एयर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है।
रेयरर मीडियम, एक मिनट इसका हिंदी देख लेता हूँ। ठीक है, रेयरर मतलब होता है विरल, रेयरर विरल, विरल मीडियम, विरल माध्यम। और ये क्या है? डेंसर मीडियम। डेंसर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सघन। डेंसर मीडियम, सघन। ठीक है, ये रेयरर, एयर रेयरर है, और ये कैसा है? ग्लास कैसा है? डेंसर है। तो पहले वाले केस में हम लोग रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं, विरल से सघन में जा रहे हैं, हल्के मीडियम से भारी मीडियम में जा रहे हैं, मतलब कम घने मीडियम से ज़्यादा घने मीडियम में हम लोग जा रहे हैं। ये पहला केस है, फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि हमारा जो, ये हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखा ना हम लोगों ने, कि हमारा जो रे ऐसा सीधा चला जाना चाहिए वो इधर मुड़ गया। किधर मुड़ गया? तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, अभिलंब की तरफ मुड़ गया। कब अभिलंब की तरफ मुड़ा? जब आप हल्के मीडियम से भारी मीडियम में आ रहे हैं, जब आप रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहे हैं, जब आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है? आपका रे जो है किधर मुड़ जा रहा है? इसी लाइट के मुड़ने को, डिफ्लेक्ट होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। किधर मुड़ गया? अभिलंब की तरफ मुड़ गया। भाई इधर सीधा जाना था, अभिलंब की तरफ मुड़ गया। अब यहाँ पे भी देखिए, इसको यहाँ ऐसा जाना चाहिए था, अभी भी ऐसा नहीं किया। अब किधर मुड़ गया? उल्टा मुड़ गया। अब आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? डेंसर से रेयरर, रेयरर मतलब विरल। ये यहाँ पे देख लीजिए, यही मैंने बनाया है यहाँ पे, इस वाले को यहाँ बनाया है। ये डेंसर, एकदम प्यार से समझने का है इसको। और ये क्या है? रेयरर। ठीक है, डेंसर, रेयरर। तो यहाँ नोटिस करने लायक बात हम लोग को क्या मिला? ऐसा जाना था, नहीं गया। हमको नोटिस करने लायक बात मिला, इंग्लिश में बोल रहा हूँ पहले, कि जब हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं, रेयरर कैसा? ऑप्टिकली। जब हम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाते हैं, तब हमारा जो लाइट है वो किधर बेंड हो जाता है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। ऐसा जाना था, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया लाइट। ठीक है, ऐसा जाना था, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। और जब हम डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं तो हमारा लाइट किधर मुड़ गया? तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल सीधा नहीं लग रहा है क्या? देखिए, काम चला लीजिएगा। तो हमको दो चीज़ें एक्सपेरिमेंट में पता चली। ये हम लोगों ने पहले एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसके बाद मैं आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताऊंगा, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ठीक, ये याद रहेगा। क्या याद रहेगा? जब एकदम याद रहना ही चाहिए कि जब हम रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं, मतलब जब लाइट रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो आपका जो लाइट रे जो है आपका, वो नॉर्मल के तरफ मुड़ जा रहा है। किधर मुड़ जा रहा है? नॉर्मल की तरफ। हम लोग इसी को बेस मान के चलेंगे, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किधर मुड़ गया? नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। इधर जाना था ना, नहीं गया, इधर, इधर मुड़ गया। अब देखिए, अब जब आप यहां से फिर बाहर निकलना है, मतलब डेंसर से रेयरर, सघन से विरल, तो अब इसको अभी भी तो ऐसा ही जाना था, मतलब अभी जो इसका पाथ है ऐसा चला जाना था, लेकिन वो ऐसा नहीं जाता है, वो उधर मुड़ गया। मतलब यहां जो हुआ था जस्ट उसका उल्टा यहां पे हुआ है। यहां पे क्या हुआ है कि नॉर्मल की तरफ मुड़ गया है लाइट, और यहां पे क्या हुआ है? नॉर्मल से दूर मुड़ गया है लाइट। ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा और हम लोगों ने याद कर लिया। आप लोग इस चीज को लिख सकते हैं, याद कर लिया हम लोगों ने, ये आगे यूज होने वाला है। पहले ही मैं इसको याद करा देता हूं। पहला, सबसे पहली बात, जब आप रेयरर टू डेंसर जाते हैं, मतलब विरल, हल्के मीडियम से विरल से सघन भारी मीडियम में जाते हैं, तो क्या होता है? बेंड
टूवर्ड्स नॉर्मल। हिंदी में लिख लेंगे अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रहना चाहिए। दूसरा, एक ही डायग्राम में मैंने दो डायग्राम बनाना चाहिए था, मैंने एक ही डायग्राम में दोनों चीज़ को कर लिया। ठीक है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं। अब यहाँ से यहाँ का काम हो गया, अब यहाँ से यहाँ चलते हैं। तो अब ये क्या है, डेंसर, ये क्या है, रेयर। तो मैं लिख रहा हूँ डेंसर टू रेयरर। तो जब आप डेंसर टू रेयरर जा रहे हैं, मतलब सघन, हिंदी थोड़ा देख लेंगे, से विरल, जब आप लोग जा रहे हैं तब क्या हो रहा है भाई, ये एयर, ग्लास, एयर, ठीक है, तब क्या हो रहा है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अभिलंब से दूर मुड़ जा रहा है, अभिलंब से दूसरे तरफ मुड़ जा रहा है। इसको लिख लेंगे आप लोग, अभिलंब से के अपोजिट साइड में, अभिलंब के क्या बोलेंगे अपोजिट साइड को हिंदी में, जो भी है देख लेंगे। अभिलंब के दूसरे तरफ मुड़ जा रहा है, अभिलंब की ओर नहीं मुड़ रहा है, अभिलंब के दूसरी ओर मुड़ जा रहा है। नॉर्मल से अभिलंब से दूर हटती है, लिख लेंगे अभिलंब से, बेंड्स, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो मतलब इसको आप क्या लिख देंगे, हिंदी में लिख ही देता हूं, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। ठीक है, अपने हिसाब से लिख लेंगे, समझा दिया मैंने। एक्सपेरिमेंट करके हम लोग, सीरियसली हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, ऐसा कोई रटवा नहीं रहा। एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों ने देखा, लाइट लाया, ऐसा हमारा भाई लाइट सीधा ऐसा निकलना चाहिए, हम लोग देखा नहीं ऐसा नहीं मुड़ा, इधर मुड़ गया। हम लोगों ने बोला चलो ठीक है, ठीक, रेयर से डेंसर में इधर मुड़ गया। फिर हम लोगों ने डेंसर से रेयर में चलाया, हम लोग ने सोचा कि फिर इधर ही मुड़ना चाहिए तब तो कुछ हो, तो लेकिन वो अपोजिट मुड़ जाता है, उस साइड मुड़ जाता है। ठीक है, दूसरे तरफ मुड़ जाता है, उससे दूर चला जाता है, नॉर्मल के जो पास आ रहा था वो दूर चला जाता है नॉर्मल से। ये हम लोग को याद रखना है। रेयरर से डेंसर में जाएंगे तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की ओर मुड़ता है। ठीक है, और जब डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाता है। ठीक है, नॉर्मल से दूर मुड़ जाता है। अब आगे देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या नियम है, लॉज, नियम, रिफ्रैक्शन के क्या क्या नियम है। तो पहला नियम सेम है। पहला नियम क्या था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम में रहेगा। अब यहां रिफ्लेक्टेड की जगह पे क्या आ जाता है, रिफ्रैक्टेड आ जाता है। ठीक है, तो ये सेम रहेंगे, मतलब सेम प्लेन में रहेंगे। इंसिडेंट रे आपतित किरण, और ये क्या है, अभिलंब नॉर्मल, और इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। पहला नियम ये था, जो पहला सेम था वही सेम है। दूसरा नियम क्या बोलता है, तो दूसरा नियम ये बोलता है कि आपका यहां पे एंगल आई बना था, ये है ग्लास, रख लीजिए ग्लास, ये आई बना था और ये आर बना था। तो बोलता है इन दोनों एंगल के साइन का रेशियो कांस्टेंट होगा, इन दोनों एंगल के साइन का रेशियो कांस्टेंट होगा। मतलब साइन ऑफ एंगल आई, इसका साइन अपॉन साइन ऑफ एंगल आर बराबर कांस्टेंट, बराबर कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हम लोग म्यू लिख देते हैं 1 2,
ये पहला मीडियम, ये दूसरा मीडियम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हिंदी, एक मिनट इसका देख लेता हूँ, हिंदी क्या है। हाँ, अपवर्तनांक, और ये रिफ्रैक्टिव अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक बोलते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे पहले पढ़ेंगे हम लोग, म्यू मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू, एक सेकेंड, ठीक है, कॉल आ जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, चलिए सॉरी। तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसा जहां भी मैं लिखूंगा इसका मतलब आप यही समझेंगे, ठीक। हिंदी में आप लोग इसको कैसे पढ़ेंगे कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, मतलब फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक। इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी बोलते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं इसी चीज को, ये जो आया मतलब हमेशा। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि इसमें याद रखने लायक क्या चीज है, पता है आपको, एक चीज याद रखना है कि दोनों एंगल का साइन लेना है भाई साहब, ठीक। आपको ये याद रखना है कि साइन ऊपर में कौन सा एंगल रखेंगे, ठीक है। ये आई आर बदल सकता है, बता दूं मैं, ये आई आर बदल सकता है, तो आप याद रखेंगे आई और आर को मत रट लें आप, बिल्कुल आई और आर को रटने की जरूरत नहीं, आप ऐसे याद रखें, आई और आर क्या है भूल जाइए उसको एकदम, आप ऐसे याद रखिए कि जैसे कि आप यहां ऐसा आ रहे हैं, तो यहां जो एंगल बनेगा, जो एंगल पहले बन रहा है, जो एंगल पहले बन रहा है फर्स्ट मीडियम का एंगल है, उसको ऊपर रखेंगे, और जिस मीडियम में आप जा रहे हैं उसका एंगल नीचे रखेंगे, ठीक। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अब कई लोग बोलेंगे सर जहां आ रहे हैं वो तो भाई आई होगा ही, इंसिडेंट होगा ही, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, रुक जाइए बताता हूं कहां पे कंफ्यूजन है। जैसे ये लाइट आ रहा है ऐसा, अब आपको मैंने बोला यहां पे भी आप एक नॉर्मल बनाइए, ठीक। अब ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, ये आर तो ये भी आर, और ये किधर मुड़ जाएगा, ऐसा इधर मुड़ जाएगा, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, ये वाला एंगल हो गया कुछ I2 हो गया, या आई डैश रख लीजिए आप, या आई डैश। अब यहां पे मैं पूछूं तो फिर अब लगा दीजिएगा आई वाला, वो गड़बड़ होने लगेगा हिसाब किताब, बात समझ आ रही है, हिसाब किताब गड़बड़ होने लगेगा, ठीक है। तो हमको याद क्या रखना है, देखिए यहां पे आने वाला एंगल ये आई है, लेकिन यहां पे मीडियम के इस इंटरफेस पे यहां पे क्या है, आने वाला एंगल आर है, वही मैं समझाना चाह रहा हूं। तो आप लोग याद रखेंगे इसको कैसे कि जो आने वाला एंगल है, जो आप आ रहे हैं उस एंगल का साइन अपॉन दूसरे मीडियम में पहुंच जा रहे हैं तो उस मीडियम का साइन ले लेंगे, उस मीडियम में एंगल का साइन ले लेंगे, मतलब जिस मीडियम से आप आ रहे हैं, दो मीडियम की बात होगी, रिफ्रैक्शन हमेशा किसी एक मीडियम का बात नहीं होगा, दो मीडियम का बात होगा, तो पहले वाले मीडियम का एंगल फर्स्ट मीडियम के एंगल का साइन लेके ऊपर रखेंगे, फिर सेकंड मीडियम के एंगल का साइन लेके उसको नीचे रखेंगे, और ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसी रेशियो को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग और बहुत सारी चीजें इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उससे पहले ये डायग्राम फिर से बना है तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे इसको लिख लेंगे, ये स्नेल का नियम भी कहलाता है, ये रिफ्रैक्शन का जो दूसरा नियम है ये स्नेल का नियम भी कहलाता है। एक चीज
मैंने आपको जो लिखाया था पिछले बार, उसमें एक मैं सवाल करना चाहता हूं आप लोगों से कि अगर एंगल R इज लेस देन अगर एंगल I है, इसका मतलब क्या है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल I है तो इसका मतलब क्या है? सोचिए आप लोग इस चीज को। इसका मतलब क्या है? अगर R I से छोटा है तो इसका मतलब क्या है? R I से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है? ये आप लोगों को सोचना है। अब मैं आपको बताता हूं, यही डायग्राम में आप देख लीजिए। ठीक, आप कहां से जा रहे हैं? रेयरर से डेंसर, और ये फिर क्या है? रेयरर। तो अब आप देखिए, ये लाइन आपका ऐसा जाना था, तो अगर ये सीधा ऐसा चला जाता तो ये पूरा एंगल ये इस एंगल के बराबर होता, ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये और ये बराबर होता। लेकिन ये जहां से जाना चाहिए उससे पहले ही अंदर ही मुड़ जा रहा है ना, तो ये एंगल क्या है? इससे छोटा है। मतलब जो होना चाहिए था, मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को आप समझिए। ये रहा नॉर्मल, ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा आपका एंगल I। मान लीजिए ये एंगल है Y, तो यहां पे I बराबर क्या होगा? Y होगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये लाइन यहां रहे ही नहीं, आपको पता है कंफर्म कि ये इधर ही मुड़ेगा, ये रहे या ये रहे या ये रहे या ये रहे, जो भी रहे, इस एंगल को मैंने मान लिया 1, ये वाला एंगल 2, ये वाला एंगल 3, ये वाला एंगल 4। तो अब आप ध्यान से देखिए कि जो 1 है वो भी छोटा है I से, 2 भी छोटा है I से, 3 भी छोटा है I से, 4 भी छोटा है I से, सारे के सारे एंगल छोटे हैं। अब सवाल ये है कि सर ये सारे एंगल इधर जो आ रहे हैं ये किस केस में है? किस केस में है? ये रेयरर से डेंसर। इसका मतलब क्या है? रेयरर टू डेंसर। ठीक है, क्या है इसका मतलब? रेयरर से डेंसर आप जा रहे हैं, इसका मतलब बस इतना ही है। एंगल R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा इसका शायद मैंने हिंदी में नाम नहीं लिया है क्या? एक सेकेंड, आपतन कोण, अपवर्तन, आपतन कोण माने हाँ ठीक है, ये वाला आपतन कोण होता है, ये अपवर्तन कोण होता है रिफ्रैक्शन का। हिंदी नहीं बोला था मैंने। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब देखिए, समझ पा रहे हैं ना? ये मतलब ये यहां जाना चाहिए था, तब I के बराबर होता पूरा एंगल। लेकिन हम लोग को पता है अगर हम लोग रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं तो ये इसके अंदर ही रहेगा, इसके बाहर तो नहीं जाएगा। जहां जाना था उसके बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही रहेगा। तो अंदर रहेगा तो कभी भी इसके अंदर ही रहेगा, मतलब इस एंगल Y से तो छोटा ही रहेगा। तो इस एंगल Y से छोटा रहेगा तो कब छोटा रहेगा इस एंगल Y से? रेयरर से डेंसर। तो R इज लेस देन। अब जो ग्रेटर देन वाला केस है, यहां देखिए, अब अगर ये चुपचाप शराफत से ऐसा चला जाता तो ये इसके बराबर, लेकिन इससे बड़ा ही एंगल पे वो जाएगा। इसको जहां आना था उससे दूर हट के जाता है, जहां आना था उससे दूर हट के जाता है। तो R इज ग्रेटर देन I। इसका मतलब क्या है? डेंसर टू रेयरर। ऐसे भी सवाल आप लोगों से पूछ सकता है, ऐसे भी सवाल आप लोगों से अच्छा, ये डेंसर और रेयरर जो बात हो रही है ना, वो मास डेंसिटी वाला नहीं है कि कोई एकदम ठूस ठूस के भरा है, वैसा वाला नहीं है। वो ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है वो। अच्छा, इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर, और कई लोग नहीं बना पाएंगे, पूरा पढ़ने के बाद भी नहीं बना पाएंगे अगर इस चीज को ध्यान से नहीं देखेंगे, इस डायग्राम को। पूछ दे कि अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन ऑप्शन दे देगा आपको रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं कि डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं। तो आप जानते हैं, समझदार हैं आप, इनफ जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, एक चीज पिछले ही डायग्राम में था, इसको बता दिया मैंने। अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आगे बात करते हैं।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आगे बात अपना कंटिन्यू करते हैं क्या होता है। तो मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में एक और बात बता दूं, ठीक है। अब देखिए आगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका तो हिंदी दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में हम लोग निकाल रहे हैं। तो आप लोग याद रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलेंगे, ये होगा C/V। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, या एयर, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। और ये V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ठीक है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। और ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हमको एक और फॉर्मूला यहां मिल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर स्पीड ऑफ लाइट बटा जिस मीडियम का आप निकाल रहे हैं उसमें स्पीड। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड के टर्म्स में है, इससे पहले वाला स्पीड के टर्म में नहीं था, इसके पहले वाला एंगल के टर्म में था, एंगल के साइन के टर्म में, ये स्पीड के टर्म में है। ये क्या हम लोग निकाल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। ये याद रहेगा, ठीक है, ओके। थोड़ा सा और खेलते हैं इसमें। ये सब हो गया, ये स्पीड के टर्म में है। अब अगर वेवलेंथ के टर्म में कोई बोल दे, अब मेरे को ये बताना पड़ेगा कि वेवलेंथ क्या है ना, ठीक है। देख लेते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या है, तो वेवलेंथ भी देख लेते हैं। जैसे सपोज ये हमारा वेव है, ऐसा कुछ जा रहा है, तो यहां एक साइकिल कहां से कहां तक होगा? यहां कहीं से यहां तक एक साइकिल होगा, और इसी को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। लेम्डा से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ है। और यहां से यहां एक साइकिल में जो टाइम लगता है उसको कैपिटल टी बोलते हैं, टाइम पीरियड। अब इस केस में अगर आपको स्पीड निकालना है, स्पीड, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड क्या लिख दीजिए आप? v लिख दीजिए। और डिस्टेंस कितना? एक कंप्लीट साइकिल में वेवलेंथ कितना? इसको मैं यहां लिखता हूं, वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य होता है शायद, तरंग दैर्ध्य जो भी है। और ये टाइम पीरियड क्या है? 1 टाइम पीरियड, ठीक है, 1 टाइम पीरियड। तो अब टाइम पीरियड को किससे लिखते हैं आप? लेम्डा से, सॉरी टाइम पीरियड बोल रहा हूं। वेवलेंथ को किससे लिखते हैं? लेम्डा से अपॉन 1 टाइम पीरियड क्या होता है? कैपिटल टी। आप इसको क्या लिख सकते हैं? लेम्डा इंटू
1/t, और 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, याद रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, ये साइड में कहीं पे लिखेंगे, लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का बात आया है तो आप लोग लिख लेंगे कि लाइट किसी भी मीडियम में जाए, एयर में रहे, वैक्यूम में रहे, पानी में रहे, शीशे में रहे, जहां भी जाए उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। आपने बल्ब जलाया, एक बार जो उससे फ्रीक्वेंसी जनरेट हो गया वही फ्रीक्वेंसी रहेगा। सूरज से जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है, जो भी फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा है वही फ्रीक्वेंसी रहेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। मीडियम बदलने के साथ फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, ठीक है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा लाइट का, किसी भी मीडियम में जाए। ऐसा नहीं कि एयर में कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगा और ग्लास में कुछ रहेगा, वाटर में कुछ रहेगा। लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है थ्रू आउट वो फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक? इसको आप मिटा लीजिए, लिख लीजिए इसको। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, एक और डेफिनेशन इसी में बनाऊंगा। एक आ गया, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। तो किस फॉर्म में हम लोग लाए हैं? स्पीड के फॉर्म में। तो आपको जिस मीडियम का निकालना है, आपको मीडियम का निकालना है, तो मीडियम की स्पीड को आपने नीचे रखा है और जिसके रेस्पेक्ट में निकाला है आपने उसको ऊपर रखा है। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? इजिकल्स टू, अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट इजिकल्स टू क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इजिकल्स टू क्या होगा? तो स्पीड इजिकल्स टू, अभी यहां मैंने लिखा था, यहां जस्ट नीचे लिखा था मैंने कि स्पीड v इजिकल्स टू क्या होता है? स्पीड इजिकल्स टू लेमडा अपॉन टाइम एंड लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैं f लिख रहा हूं, याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग पता होगा ही, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ठीक है? तो स्पीड ऑफ लाइट की जगह पे क्या लिखेंगे? स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ क्या है? लेमडा। अब किसके लिए? वैक्यूम के लिए, तो यहां VAC लिख देते हैं, इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन, यहां भी लिखिए, तो ये भी स्पीड है, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे भी वेवलेंथ रखेंगे, किसका वेवलेंथ? MED, मीडियम का, इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैंने बोला था दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि लाइट तो वही है, उसी लाइट को आप लेके एयर से, वैक्यूम से इसमें जा रहे हैं, इस मीडियम में जा रहे हैं, उसी लाइट को लेके ना, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी मीडियम से चेंज नहीं होगा। तो ये F कैंसल, यहां क्या बचा? तो ये एक और चीज आप लोग नोट कर लेंगे, एक और फॉर्म मिल गया आप लोग को, ठीक है? तो एक और तरीके से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा हूं, वेवलेंथ ऑफ एयर या वैक्यूम, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जो भी मीडियम है आपका उसमें। वेवलेंथ समझते हैं ना, तरंग दैर्ध्य, ठीक है? तो ये यहां तक हो गया। अच्छा, अब इसमें और क्या देख लें, जैसे जैसे मेरे को याद आते जा रहा है मैं वैसे वैसे बताते जा रहा हूं। अब किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। थोड़ा देर और अभी ये चलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलेगा, इसको चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो पहला, नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम, जो आपका माध्यम है उसके प्रकृति पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मीडियम। फिर दूसरा, माध्यम की प्रकृति पे दूसरा आप लिख लीजिए वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, जो लाइट यूज हुआ है उसका वेवलेंथ कितना है। फॉर्मूला लाके दिखा दिया था मैंने, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य के फॉर्म में दिखा दिया था आपको, ठीक है? फॉर्मूला लाके, मतलब उस पर भी डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तीसरा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तापमान पे डिपेंड करेगा। चौथा, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, उसके आसपास जो है उस पर डिपेंड करेगा, और जो भी फिजिकल कंडीशन उस पर डिपेंड करेगा। लाइट के कलर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है?
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, सोचिए कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी, ये किसी मीडियम का था। अब अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं लिखने के लिए म्यू 2 1, इसको कैसे पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक, तो हम लोग इसी को देख के सीखते हैं। अब देखिए यहां पे आपको क्या निकालना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, किसी मीडियम का एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। तो जिसका निकालना था उसका स्पीड नीचे, तो आपको मीडियम 2 का निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो जिसका निकालना है उसका स्पीड नीचे और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसका स्पीड ऊपर। ठीक है, क्लियर है, ये समझ आया। इसी से मैंने इसको लिया, इसीलिए पहले मैंने इसको दोबारा लिख दिया है। क्या लिखा है इसको मैंने, म्यूजिकस टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू सी बाई वी, ये समझाया था मैंने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपवर्तनांक ही होता है ना। तो अपवर्तनांक बराबर लाइट ऑफ स्पीड बटा जो मीडियम में जा रहा है उसमें लाइट का स्पीड उस मीडियम में जाके क्या हो जा रहा है, चेंज होगा, जाहिर सी बात है चेंज होगा। तो हम लोगों ने किसके स्पीड को नीचे रखा था, तो जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकाल रहे थे उसका स्पीड नीचे, और जिसके रेस्पेक्ट में जिसके सापेक्ष निकाल रहे थे उसका स्पीड ऊपर। तो यहां क्या है, ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो आप निकाल किसका रहे हैं, मीडियम 2 का निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 2 का स्पीड नीचे रहेगा और जिसके सापेक्ष जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसका स्पीड ऊपर रहेगा। अब हम लोग अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कंबाइन करके लिखते हैं। म्यू 12 बराबर साइन आई बटा साइन आर बराबर V1 बटा V2। ठीक है, V1 बटा V2 इसको लिख लेंगे। वेवलेंथ वाले में जब आप लोग चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लिख लेंगे। ये हम लोग को इकट्ठा फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो याद रखेंगे आप लोग कि कॉज ऑफ फॉर्मूला सब भी हम लोग को यही बता रहा है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस कारण से हो रहा है। अब देखिए एक चीज मैं आपको फील करा दूं यहां पे कि ये म्यू 12 कब 1 होगा, जब ये एंगल साइन आई और साइन आर इक्वल होगा तभी तो होगा। ये लाइट गया ऐसा, ये गया लाइट ऐसा, ये आपका नॉर्मल, ये मुड़ गया इधर, इसको जाना चाहिए था ऐसा इधर। ये है आई, ये है आर। अच्छा, अगर कुछ ऐसा हो कि आई और आर बराबर हो जाए, आई और आर बराबर हो जाए, माने साइन आई साइन आर बराबर हो जाए। ठीक है, तो जब ये बराबर आज हो जाएगा तो म्यू 12 का वैल्यू क्या आएगा 1, क्योंकि साइन आई साइन आर कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, लाइट सीधा निकल गया। ऐसा किस केस में होगा, याद रखेंगे, नॉर्मल दिमाग भी लगाएंगे तो याद आ जाएगा। अगर 90 डिग्री पर आया लाइट आपका, मतलब अभिलंब के साथ 0 एंगल, तो ये ऐसे ही वापस मतलब इसी रास्ते में चला जाएगा। अगर 90 डिग्री पे आएगा तो बिना डिफ्लेक्ट हुए वैसे ही चला जाएगा, ये एयर ये ग्लास। अगर 90 डिग्री पे आएगा तो कुछ भी रहे वो वैसे ही जाएगा, ये आप लोग याद रखेंगे। 90 डिग्री पे आए, ग्लास रहे, एयर रहे, जो रहे वो सीधा चला जाएगा, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर ये एंगल दोनों सेम रहे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है। ठीक, यहाँ कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, एंगल तो बदल जा रहा है।
ठीक है, एंगल बदल जा रहा। अब ऐसा सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो यहां पे जो स्पीड था लाइट का, एयर में जो स्पीड था, और इसके अंदर जो स्पीड है वो बदल जाता है। ठीक है, स्पीड क्या होता है, बदल जाता है। इसीलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। किस कारण से होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? स्पीड के वजह से। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाता है तो स्पीड चेंज हो जाता है। थोड़ा सा इसको मैं आपको टिपिकल टाइप से बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब देखिए, पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन ठीक है, ऐसे ही चलिए पढ़ रहे हैं तो ये सब तो उसमें वेव में है। लेकिन अब जैसे देखिए यहां से ऐसा आया, अगर ये भाई साहब यहीं से सीधा चले जाते, ऐसा निकल जाते अगर ये, और इतने में अगर 5 सेकंड लग रहा है या t सेकंड लग रहा है टाइम, ठीक है, टाइम। अब रास्ता क्यों बदला वो भी बहुत मैं बारीक बात बता रहा हूं आपको, रास्ता क्यों बदला वो भी आपको पता चलेगा। लेकिन ये क्या करता है, ऐसा वाला रास्ता चुन लेता है। और एक चीज हम लोग नोटिस करते हैं कि ये टी टाइम में सीधे निकलना चाहिए था, तो वैसे ही टी टाइम में इधर से भी निकलता है उतने ही टाइम में। तो अब ये हो क्या रहा है, टी टाइम में ही क्यों? तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलना चाहिए, किसी कीमत पे फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, ये हम लोग को याद रखना है। तो उसको फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा मतलब उसको इतने टाइम में ही इसमें से निकल जाना है। जो सीधा निकलता ना, सीधा निकलता, सीधा तो नहीं निकल रहा, ऐसा मुड़ रहा है, तो उतने टाइम में ही उसको निकल जाना। तो स्पीड कम हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है तो क्या कर रहा है, अपना रास्ता छोटा कर दे रहा है। यहां देखिए, यहां रास्ता लंबा था, यहां पे रास्ता छोटा कर दे रहा है। मतलब मान लीजिए कि आप कहीं ऐसा घूम के जा रहे हैं 5 सेकंड में, और कोई मान ली सपोज आप कहीं पे, हाँ यही है, मान लेते हैं यही, आप यहाँ से इधर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, यहाँ इस सरफेस पे पहुँच रहे हैं आप ऐसा घूम के, और कोई आया सीधा ऐसे पहुँच गया, तो छोटा कौन है, ये। अब दोनों अगर सेम टाइम में निकले हैं, यहाँ से आए थे दोनों, और दोनों अगर सेम टाइम में 5 सेकेंड 5 सेकेंड दोनों सेम टाइम में निकल रहे हैं, इसका मतलब ज़्यादा फास्ट कौन है, ये ज़्यादा फास्ट है, और ये क्या है, स्लो है, कम डिस्टेंस है ना, उतने ही टाइम में ये कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब ये स्लो है। बात समझ आ रही है? तो इसी कारण से ये जो रिफ्रैक्शन है हमारा, इसी कारण से होता है, स्पीड के कारण से होता है। पता नहीं इस चीज़ को आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, मैंने कोशिश किया है अपने तरफ से समझाने का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारा सेम रखना है, फ्रीक्वेंसी सेम रखना है, स्पीड जिसके साथ जो हो जाए फ्रीक्वेंसी सेम रखना है। ठीक है, तो लाइट यहाँ से निकल जाता जितने टाइम में, लंबा रास्ता लेता, अगर उसी स्पीड में आता तो ज़्यादा है स्पीड यहाँ एयर में, तो उसी स्पीड में लंबा रास्ता भी चल देता। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसकी स्पीड कम हो जा रही है, तो स्पीड कम हो जा रही है, इसको उतने ही टाइम में निकलना है, तो ये अपना रास्ता इधर कर लेता। उतने ही टाइम में क्यों निकलना है, क्या रीज़न है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलना है इसको, टाइम बदल लेगा अगर वो, तो मतलब फ्रीक्वेंसी बदल, तो इसको फ्रीक्वेंसी नहीं बदलना है अपना। ये ऐसे ही कुछ बकवास सा एग्जांपल देके समझाने का कोशिश किया था आप लोग को। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। अब हम लोग कुछ अच्छा खासा आप कुछ डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड अभी। ठीक है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप लोग को याद रहेगा, कॉज क्या है, जो लाइट का स्पीड चेंज होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में, जो स्पीड चेंज होता है वही कारण है रिफ्रैक्शन का। ठीक है, स्पीड कम हुआ तो वो छोटा रास्ता अपना लेगा। स्पीड कम कब होगा, स्पीड कम कब होगा, जब आप किसी हल्के मीडियम में हैं और हल्के मीडियम से आप भारी मीडियम में जाएंगे तो आपका स्पीड कम हो जाएगा। अब भाई साहब स्पीड तो कम हो गया, अब उनको निकलना है उतने ही टाइम में, तो वो क्या करेंगे, अपना रास्ता छोटा कर लेंगे। बात समझ आ रही है ना, रास्ता छोटा कर लेंगे। जैसे हम लोग इस टर्म में भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ये रेयरर, ये डेंसर, हल्का घना। अब आप यहां से आए,
ऐसा। अब रेयरर में पूरा फुल स्पीड में चलें आप, कोई ब्रेकर कोई रुकावट नहीं, लेकिन जैसे ही आप डेंसर में गए तो आपको रोकने लगे लोग, रुकावट आने लगा। ठीक है, तो अब रुकावट आने लगा तो यहाँ आके आपका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेंसर मीडियम में आके आपका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड लो हो जाएगा, कम हो जाएगा स्पीड। तो अब स्पीड कम हो गया तो आपको उतने ही टाइम में निकलना है क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगा। तो आप क्या करते हैं, अपना रास्ता छोटा कर लेते हैं। ये आप अपना रास्ता छोटा कर लिए। अब जब इधर निकलने आए तो ये डेंसर ये रेयरर, अब आपको डेंसर से रेयरर जाना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ बाहर निकलेंगे तो कोई रोक टोक नहीं, अब छोटा रास्ता चुनने का जरूरत नहीं है। ठीक, अब ये फुल अपना स्पीड में जाएगा, लंबा रास्ता अपना चुन के जाएगा, अब छोटा रास्ता उसको चुनने की जरूरत। ये एक बकवास सा एग्जाम्पल था, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा फील कराने के लिए, ईजी लगे थोड़ा सा कि हो क्या रहा है। फ्रीक्वेंसी समझ आता है ना, 1 बाई टाइम पीरियड। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मास डेंसिटी। एक बात बताना चाहता हूँ, मास डेंसिटी एक शब्द, मतलब मास डेंसिटी क्या होता है, द्रव्यमान घनत्व। घनत्व वही समझते हैं आप लोग, लेकिन अब यहाँ आपको ऑप्टिकल डेंसिटी भी मिल गया है, इसीलिए मैंने ये लिख दिया। अब देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी, तो ये जो आपने लिखा है ना, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो, वही ऑप्टिकल डेंसिटी होता है। लेकिन मास डेंसिटी क्या होता है, मास डेंसिटी क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। मास डेंसिटी क्या होता है, रो से डिनोट करते हैं, मास बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। लेकिन ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडियम्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी अलग अलग चीज़ है। अभी इसको एकदम फील कराने के लिए मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगा, उससे पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी अलग अलग चीज़ है। ठीक, हम लोग जो अभी तक हम लोग फील कर रहे थे कि जैसे हवा है, तो हवा का जो भी मॉलिक्यूल है वो थोड़ा दूर दूर है, किसी कंपैरिजन में, पानी के कंपैरिजन में। हम लोग बोलते हैं पानी ज़्यादा घना है, हवा कम घना है। ठीक है, तो वो मास डेंसिटी होता है जो हम फील करके बोल रहे हैं, उस वैसा नहीं है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है, उसमें मास वास का काम नहीं है, उसमें बस क्या काम है कि स्पीड का रेशियो है, मतलब एक तरह से बोल लीजिए यही है। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, स्पीड का रेशियो, 2 मीडियम में स्पीड का रेशियो ऑप्टिकल डेंसिटी कहलाता है, कि कितना डेंस है उससे वो हम लोग को पता चलता है। अब एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताता हूं, तारपीन का तेल आप लोग जानते हैं, टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन, तारपीन का तेल, टर्पेंटाइन या तारपोलिन इसी को बोलते हैं। तारपोलिन का तेल आप लोग सुने होंगे। ठीक है, अब इसका जो मास डेंसिटी है, तारपोलिन का जो मास डेंसिटी है वो पानी के मास डेंसिटी से कम होता है। तारपोलिन का जो मास डेंसिटी है वो पानी के मास डेंसिटी से कम होता है, मतलब पानी उससे ज़्यादा घना है। तो इसको क्या लिखेंगे, मास डेंसिटी रो किसका, तारपोलिन, टर्पेंटाइन, टी लिख देते हैं, कम होता है किससे, वाटर से। ठीक, आप ये एक एग्जांपल बता रहा हूं आप लोग को, यहां आपको क्या पता चला सीधा, ये जो भी तारपीन टर्पेंटाइन इंग्लिश में बोलेंगे, तो इसका जो तेल है उसका डेंसिटी, मास डेंसिटी, वो घनत्व तो उसका जो है वो पानी के घनत्व से कम है उसका। ठीक, अब एक कमाल की बात आपको बता देता हूं यहां पे, टर्पेंटाइन इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। क्या बताया मैंने,
ये टर्पेंटाइन जो है, तारपीन का तेल, वो ऑप्टिकली डेंसर होता है, घना होता है। किससे? पानी से। ठीक, ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। लेकिन यहां पे देखिए, अब जो मास घनत्व है उसका क्या, तो मास घनत्व तो इसका कम था। तो ये एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि मास डेंसिटी, द्रव्यमान घनत्व और ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशिकी घनत्व, ऐसा कुछ होगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हम लोग उसको वैसा नहीं फील कर लेंगे भाई इसे, ये शर्ट है, इसके मॉलिक्यूल पास पास हैं तो ये ज्यादा घना है, हवा है मॉलिक्यूल दूर दूर है, उससे लेना देना नहीं है उसका उतना। ठीक है, वो ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज है। तो ये एक एग्जाम्पल, कहीं क्वेश्चन भी पूछ दिया कि तारपीन का तेल आपको दे दिया, बोल दिया कि भाई तारपीन का जो तेल है उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है, मतलब वो पानी से भी कम घना है। अब पूछ दे कि बताइए ऑप्टिकली कौन डेंसर है। ठीक है, मतलब ऑप्टिकल क्या होता है, प्रकाशिकी, उस रूप में कौन ज्यादा डेंसर है, कौन, किसका घनत्व ज्यादा है। तो आप क्या बोलेंगे? आप तो सीधा वाटर बोल देंगे, क्या कि वाटर का डेंसिटी ज्यादा है? नहीं, आप क्या बोलेंगे? ये ज्यादा घना है ऑप्टिकली। ठीक है, तो टर्पेंटाइन जो है वो ऑप्टिकली डेंसर होता है पानी से, लेकिन मास डेंसिटी जो है वो कम होता है, कम घना है, मास, उसके मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर हैं, पानी से भी थोड़े दूर दूर है। तो ये याद रखने, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये याद रखने लायक है ये एक पॉइंट, कि एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि तारपीन का जो तेल होता है टर्पेंटाइन, वो उसकी मास डेंसिटी वाटर के मास डेंसिटी से कम है, लेकिन उसी तारपीन का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है किससे? वाटर के रेस्पेक्ट में। वही मैंने लिखा है, टर्पेंटाइन, तारपीन ऑयल, तारपीन का तेल जो है इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। वाटर से ऑप्टिकली डेंसर है, वाटर से ज्यादा घना है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए 2 पॉइंट और डिस्कस करते हैं। इस फॉर्म में जब आ गया है तो अब आइए, जहां जहां से जैसे जैसे याद आ रहा है कराते जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन कवर सब होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ जो इस फॉर्म में है, अब आपको मान लीजिए कि बता दिया है कि यदि अगर V1 जो है वो बड़ा है V2 से, मतलब पहले वाले मीडियम का, माध्यम का स्पीड दूसरे वाले, अच्छा माध्यम का स्पीड बोलने से मतलब मेरे को पकड़ नहीं लेना है कि सर ये माध्यम का स्पीड क्यों बोल रहे हैं, भावनाओं को मेरे समझिए। माध्यम का स्पीड बोलने का मतलब है कि उस माध्यम में लाइट की स्पीड, पहले वाले माध्यम में लाइट की स्पीड, दूसरे वाले माध्यम में लाइट की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मीडियम 1 का स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इस फॉर्मूले में आइए, V1 ज्यादा है V2 से, मतलब V1 ज्यादा V2 कम, इसका मतलब ये जो आपका इसका मतलब क्या है? इंप्लाइज दैट, ठीक है, लिखते हैं कि μ12 जो है इज इक्वल टू क्या है? V1 बाई V2, वो क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। ठीक है, वो क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। अच्छा, अब ये 1 से बड़ा होगा, आपको पता चल गया है। इसका मतलब क्या है? μ12 बड़ा है 1 से। अब μ12 का वैल्यू रखिए आप साइन आई बटा साइन आर, ये भी बड़ा होगा 1 से। अच्छा, अब अगर मैं दोनों साइड साइन आर का गुना कर दूं, तो ये साइन आर यहाँ साइन आर, यहाँ साइन आर, तो ये साइन आर खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। इसका मतलब क्या है? I इज ग्रेटर देन R। अब आपको याद है कि I कब बड़ा होता था, R कब छोटा होता था? I बड़ा या R छोटा, बात वही है। तो जब आप रेयरर से डेंसर में जाते थे, इसका मतलब क्या है? आप कहाँ जा रहे हैं? रेयरर टू डेंसर, हल्के मीडियम से भारी मीडियम में जा रहे हैं। ये एंगल से आपको याद है तो आपने यहाँ आके दे दिया। अब यहाँ भी आप सोच सकते थे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपके साथ बकवास किया ना,
बकवास, कुछ भी बकवास जैसा एग्जाम्पल देके समझाया था, तो उस बकवास से आप डायरेक्ट बता सकते थे इसको कि भाई जहाँ स्पीड ज़्यादा है, मीडियम 1 में स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो हल्का मीडियम है। मीडियम 2 में स्पीड कम है, इसका मतलब वो भारी मीडियम है। तो मतलब 1 से 2 ही जा रहे हैं, तो रेयरर से डेंसर। बात समझ आई? इसको नोट कर लेंगे आप लोग कि अच्छा खाली रेयरर डेंसर नहीं लिखना, ये बताना है कि हम ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर में जा रहे हैं। ऑप्टिकली शब्द यूज करना जरूरी है, नहीं तो हम लोग अभी आपको समझा दिए ना, डेंसिटी सेम नहीं है, मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी सेम नहीं है। इस चीज को आप इस एंगल से भी देख सकते हैं कि हम लोग इसका कॉज बता रहे हैं, रिफ्रैक्शन का कारण बता रहे हैं। हम लोगों ने क्या लिया भाई, मीडियम 1 में अगर स्पीड ज़्यादा लेके चल रहे हैं, अगर मीडियम 1 में स्पीड ज़्यादा है, मीडियम 2 में स्पीड कम, तो ये सब कहानी लेके आए और हम क्या देखें, क्या देखते हैं हम यहाँ पे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है। इसका मतलब वो किधर मुड़ जा रहा है, बेंड हो जा रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रहा है वो। इसका मतलब यही है ना कि वो अवे नहीं जा रहा है, दूर नहीं जा रहा है नॉर्मल से, नॉर्मल की तरफ आके मुड़ जा रहा है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि स्पीड चेंज होने से कैसे कहानी बदल जा रही है, वही बता रहा है बस, वो किधर बेंड हो रहा है। ठीक है, डेंसर से रेयरर, कौन डेंसर है कौन रेयरर है, इससे ये भी पता चल जा रहा है आपको कि मीडियम 2 क्या है, डेंसर है देन मीडियम 1, ऑप्टिकली डेंसर। फिर से करेक्शन, ऑप्टिकली डेंसर। इतने सारे से ये भी जानकारी मिल रहा है ना आपको कि कौन सा डेंसर है, कौन सा मीडियम घना है, 2 घना है और 1 कैसा है, हल्का है। ठीक है, तो मीडियम 2 इज ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम 1। ये सब कहानी, अब इसी कहानी को उलट लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा चर्चा को अपने उलट लेते हैं। मान लीजिए कि V1 इज लेस देन V2 है, V1 छोटा है V2 ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है V1 छोटा V2 बड़ा, तो छोटा अपॉन बड़ा क्या होगा, लेस देन 1 आ जाएगा। आएगा लेस देन 1 कि नहीं आएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ क्या मिला, ये लेस देन का साइन, फिर ये क्या मिला, लेस देन का साइन, ये क्या मिला, सेम कहानी लेस देन, ये क्या मिला, लेस देन। अब देखिए क्या मिल गया, क्या मिल गया आपको कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है। तो इससे हमको सीधा क्या बात पता चला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे बड़ा होगा, तो वो नॉर्मल से दूर चला गया, किधर बेंड हो गया, नॉर्मल से दूर बेंड हो गया। तो ये कौन सा, कहां से कहां का केस होता है, डेंसर टू रेयरर। ठीक है, डेंसर टू रेयरर, इसमें घुमा घुमा के पूछ देता है, घुमा घुमा के कहानी पूछ देता है। जैसे आपको पूछ देगा कि कौन ज़्यादा, कौन डेंसर है ज़्यादा, या कौन कम डेंसर है, कौन रेयरर है, बताइए। इसमें भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं लोग इसमें। अब मेरा और कुछ हो करना, टाइम पास होगा। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो ही गया है, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक आध चीज़ और करा देता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। या कोशिश करता हूं कि इसमें, हाँ ठीक है, लेंस से पहले मिराज वगैरह इसको भी 2 घंटे का लगभग बना ही देते हैं, बाकी भी कंप्लीट करा देते हैं इसमें। एक चीज़ और नोट करेंगे कि ये जो आपका μ21 है ना, μ21 ऐसा पढ़ेंगे, 1 2 नहीं पढ़ेंगे, 2 1 पढ़ेंगे। इसको आप μ2 बटा μ1 भी लिख सकते हैं। ये क्या है, सेकंड मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट, तो ऐसे भी इसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ एक और चीज़ जुड़ सकता है, क्या जुड़ सकता है, μ2 बाई μ1। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेक करना चाहें आप लोग तो कर सकते हैं, एयर या वैक्यूम, μ2 बाई μ1 चेक कर लेते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, μ2 को स्पीड के टर्म में, एयर के रिस्पेक्ट में है, तो अब एयर में स्पीड क्या होगा, c अपॉन उस मीडियम में v2 अपॉन ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये वाला। अभी आप इसको नहीं लिखें, कोई दिक्कत नहीं, ये बस फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। ये क्या था,
जिस मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में था। तो जिस मीडियम का आप निकाल रहे हैं उसको नीचे रखना है, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसका स्पीड को ऊपर, स्पीड के टर्म में बात हो रही है। तो आप मीडियम 2 का निकाल रहे हैं तो मीडियम 2 का स्पीड नीचे विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, तो उसका स्पीड ऊपर। वैसे ही नीचे क्या हो जाएगा, c/v1, c खत्म, क्या आया 1/v2/1/v1। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/v2 इंटू v1/1 इज इक्वल टू v1/v2। सब है ना जादू, देखिए ना, आ गया ना, v1/v2 के बराबर आ गया, बोल देंगे, बात खत्म। एक और फॉर्म में ला दिया फॉर्मूला, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रखना है भाई, कुछ कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो अब बताता हूं। मान रिवर्स लाइट उसी पाथ पे आपको भेज देना है रिफ्रैक्शन में। अब ये कैसे होगा देखिए, तो ये इधर आप अंदर में यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी डेंसर मीडियम है, पानी वानी कुछ भी है, मान लीजिए वाटर है, इधर क्या है, एयर है। तो आपका लाइट आया, ऐसे आया लाइट, ठीक, माने रेयरर से डेंसर जा रहा है, ये रेयर से आया ऐसा। अब यहाँ आपको नॉर्मल बनाना है, आप नॉर्मल बना लीजिए। इसको जाना था कैसा, ऐसा चला जाना था इसको, लेकिन ये गया नहीं ऐसा, ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा मुड़ गया, सीधा थोड़ी दिख रहा है, ऐसा मुड़ गया थोड़ा सा, ऐसा नहीं जाके ऐसा मुड़ गया, ये रिफ्रैक्ट हो गया, ये आई और ये आर, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। हम लोग इस टर्म में भी लिख सकते हैं या किसी दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ 2 केस में सॉल्व करने वाला हूँ। पहला, मीडियम 1 टू मीडियम 2। जब हम मीडियम 1 से 2 में जा रहे हैं तब हम लोग क्या निकालते थे, तब क्या होता था, जिस मीडियम से जा रहे हैं उसका एंगल साइन आई। अभी जो मैंने बोला था ना, बहुत लोग सोच रहे होंगे अरे वो तो वही एंगल है, उसका जवाब मिलेगा। मतलब मैंने बोला था ना कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसा नहीं याद रखें, I/R, उसका जवाब यहां मिलेगा। क्यों बोला था मैंने, ठीक है, देखिए साइन आई बाई साइन आर, इसको हम लोग क्या बोलते थे, कांस्टेंट बोलते थे। इसका नाम क्या रख दिए थे, μ1/2। आप 2 में जा रहे हैं तो 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, इसको ले लीजिए आप इक्वेशन 1। अब आप लोग सोचेंगे सर इसमें कमाल की बात क्या है, कोई कमाल की बात नहीं। रिवर्सिबिलिटी शब्द क्यों यूज़ किए हैं, रिवर्स भी नहीं हो रहा है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता तो करेंगे हम लोग, रिवर्स करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 90 डिग्री पर एक मिरर डाल देते हैं, 90 डिग्री पर एक मिरर डाल दिए, एकदम 90 डिग्री पर। दर्पण, क्या है ये, मिरर, दर्पण है। तो अब यही लाइट 90 डिग्री पर आएगा तो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा सेम उसी पाथ में वापस। कैसे, ये डेंसर आया आया आया, रेयरर में निकला तो इसको जाना चाहिए था कैसा, ऐसा नहीं जाके वो नॉर्मल से भारी से हल्के में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर मुड़ता है ना, भारी से हल्के में, डेंसर से रेयरर में जाता है तो दूर मुड़ता है, मुड़ गया, यही वाला, यही है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब हम लोग को इसके लिए निकालना है दूसरा वाला जो डायरेक्शन है अपना, हम कहां से कहां जा रहे हैं, मीडियम 4, मीडियम 2 टू मीडियम 1। अब आइए, मीडियम 2 से मीडियम 1 जा रहे हैं, तो अब आपका पहला मीडियम कौन है, ये है पहला मीडियम आपका। आप यहां से जा रहे हैं उधर निकल रहे हैं, अब आपका पहला मीडियम ये है, तो साइन आई की जगह पे आप क्या रखेंगे, साइन आर। साइन आर है अब पहला मीडियम, अपॉन दूसरा मीडियम में एंगल साइन आई,
फॉर्मूला क्या था, आप जिस मीडियम से जा रहे हैं, मतलब अभी आप जिस मीडियम में हैं, जिस पहले मीडियम में है उसके एंगल का साइन आई, पहला मीडियम हमारा ये है, इसमें एंगल आई है, उसका साइन आई। दूसरा मीडियम क्या है हमारा, दूसरा मीडियम ये बस नाम है ना, 1 और 2 नाम है, ये दूसरा वो वाला दूसरा नहीं है। दूसरा मीडियम क्या है आपका, सेकंड मीडियम, ये वाला है सेकंड मीडियम। अब इसमें जो एंगल है उसका आर ले लिया, डिवाइड कर दी। अब जब इधर से वापस जा रहे हैं तो अब आपका पहला मीडियम कौन है, ये है। पहले भाई आप यहाँ आ रहे हैं ना, उसके बाद उसमें जा रहे हैं, तो अब आपका पहला मीडियम ये है, तो पहले मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, और अब उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आई होगा। इसीलिए बोला था मैंने कि आप लोग इस फॉर्मूले को कैसा याद करेंगे कि जिस मीडियम में आप पहले हैं, अभी हैं, उस मीडियम के एंगल का साइन डिवाइडेड बाय जिस मीडियम में आप जा रहे हैं, उस मीडियम में जो एंगल बन रहा है उस एंगल का साइन। तो वही यहां पे मैं लगा रहा हूं। अभी मैं हूं पानी में, तो पानी से मैं जा रहा हूं हवा में, तो मेरा पानी जिसमें अभी मैं हूं वो मेरा पहला मीडियम है, तो उस पहले मीडियम में एंगल बन रहा है आर, तो साइन के साथ आर ले लिए। अब डिवाइडेड बाय दूसरे मीडियम में मैं गया तो उसका एंगल क्या है आई, तो आई का साइन ले इज इक्वल्स टू, अब इसको क्या लिखेंगे आप, अब देखिए जब आप 1 से 2 में जाते थे तो μ12 लिखते थे, मतलब 2 का 1 के रेस्पेक्ट में आप जहां जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, 2 में जा रहे हैं। पहले वाले केस में आप 2 में जा रहे हैं, तो 2 का 1 के रेस्पेक्ट में क्या लिखते थे, 2 का 1 के रेस्पेक्ट में। अब आप कहां जा रहे हैं, अब ये नाम बस ले रहा हूं ना मैं, 2 1 ये नाम है, दूसरा पहला नहीं। अब आप कहां जा रहे हैं, ये कोई मीडियम में जा रहे हैं जिसका नाम है 1, अभी आप किसी मीडियम में है जिसका नाम है 2, और ये जो 2 है वो आपका पहला मीडियम है, ठीक है। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे, μ12, आप जहां जाना है वो लिखना है आपको। या अगर आप ये कंफ्यूजन नहीं चाहते हैं ना, चलिए एक काम करते हैं, इसको A लिख देते हैं और इसको W लिख देते हैं। अगर आप ऐसे करने चाहते हैं तो आप कहां से कहां जा रहे हैं, एयर से वाटर में जा रहे हैं, तो जिसमें जा रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है ये वाटर, एयर, और ये क्या हो जाएगा, अभी आप वाटर में हैं, अब जा रहे हैं एयर में, तो जहां आप जाते हैं पहुंचते हैं फाइनली, वो लिखा था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो एयर वाटर, ठीक है। नोट कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं लिख दूं 1 2 1 2 1 2 लिख दूं, ठीक है, कंफ्यूजन अच्छी बात नहीं है। 1 2 2 1 1 से 2 2 से 1, लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है 2 का है 1 के रेस्पेक्ट में, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1 का है 2 के रेस्पेक्ट में। हम जिसमें जाते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो हम पहले 2 में जा रहे हैं तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में। दूसरे केस में हम लोग किस में जा रहे हैं, 1 में जा रहे हैं, 2 से 1 में जा रहे हैं, 2 से 1 में जा रहे हैं, तो 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रेस्पेक्ट में। इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो साइन आई बटा साइन आर गुना साइन आर बटा साइन आई बराबर μ12 इंटू μ21। साइन आई खत्म, साइन आर खत्म, इधर क्या बचा, 1 बचा। तो हमको रिजल्ट क्या मिल गया कि 1 बराबर μ12 बराबर μ21। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर μ12 इंटू μ21, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, μ12 बराबर 1 बाई μ21, ठीक है, या μ21 बराबर 1 बाई μ12। नोट कर लीजिए, यही होता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1
विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये बता रहा है रेसिप्रोकल। एयर के फॉर्म में लिख लीजिए म्यू। अब तो डायरेक्ट हम लोग सीख गए हैं, उल्टेगा ये 1 2 उल्टेगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 2 उल्टेगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ माने उल्टा ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो अब आपको डायरेक्ट कहीं मिले रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना है एजी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, आंख मूंद के 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ये बताया है इसने हम लोग को, इंपॉर्टेंट चीज दिया, मतलब ये हम लोगों ने करके देख लिया, ला के देख लिया, और ये मैंने समझा दिया है कि क्यों मैंने वहां पे बोला था, क्लास शुरू किया था तो कि भाई आप रटेंगे नहीं इसको कि साइन आई बाई साइन आर, यही रीजन था कि रटना नहीं है, समझना है, समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, म्यू W विथ रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू A विथ रिस्पेक्ट टू W। ये खेल अब खेल सकते हैं आप लोग जहां पे भी आएगा। ठीक, या एक और इंपॉर्टेंट चीज मिला भाई, म्यू, ये इससे मैं लिख रहा हूं ना, म्यू AW गुना म्यू WA। आपको देखना है वो तेरी, ये तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई 1, देख लीजिए ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, और ये क्या है, एयर का वाटर के रिस्पेक्ट, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो दोनों का मल्टीप्लाई 1 होगा। ये मैंने प्रूफ करा दिया है, उसके बाद मैं आपको ये सब बता रहा हूं। चलिए अब देखते हैं लेटरल शिफ्ट, हिंदी में पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। तो फिर से हम लोग एक अपना ग्लास स्लैब लेते हैं, ठीक, इसमें अब अपना जो रे लाते थे, किरण लाइए, यहाँ पे एक नॉर्मल, ठीक, ये है एयर, ये है ग्लास, फिर इधर क्या है, एयर बाहर में। ये कैसे जाना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए अगर नहीं मुड़े तो, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, रेयरर से डेंसर में आ रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका स्पीड कम हो जा रहा है, डेंसर में जा रहा है तो स्पीड कम हो जा रहा है, तो छोटा रास्ता चुनेगा। ये टेक्निक बताया था मैंने, स्पीड कम हो जाएगा, उतने ही टाइम में निकलना है इसको, तो ये इसने छोटा रास्ता चुना, इसने चुना छोटा रास्ता, ऐसा। फिर आप यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर देंगे, ये आपने यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर दे दिया। ये वाला एंगल क्या है, आई है, और ये वाला एंगल क्या है, आर है। अब हम लोग देखते हैं, फिर जब इसको बाहर निकलना है तो अब घने मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, ठीक, तो फिर से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो फिर से ये नॉर्मल अपना लंबा रास्ता चुन लेगा। ठीक है, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, तो इस वाले एंगल को हम लोग मान लेते हैं, अच्छा ये आर है तो ये एंगल भी क्या होगा, आर होगा, क्यों, ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, ये आप लोगों को पता होगा। इस वाले एंगल को हम लोग मान लेते हैं I1, ठीक है, क्या मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं, और ये लाइट रे इधर से इधर चला गया। अब हमको ये प्रूव कर देना है कि ये और ये पैरेलल है, बस इतना सा हमको प्रूव करना है। तो अब देखिए हम लोग इसको मान लेते हैं इंटरफेस 1 और इसको मान लेते हैं इंटरफेस 2। तो फॉर एयर टू ग्लास, जब हम एयर से ग्लास जा रहे हैं तो क्या रखेंगे, जहाँ पे हैं अभी
उसका साइन आई, फिर जहाँ जा रहे हैं उसमें जो एंगल है साइन आर, ये दोनों इक्वल कैसे हैं उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, म्यू जहाँ जा रहे हैं उसका जी, जहाँ से आ रहे हैं वो ए। ठीक, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर, अब ये वाला इंटरफेस ग्लास से एयर जा रहे हैं, फॉर ग्लास टू एयर, एकदम सिंपल समझते हैं। अब देखिए आप हैं कहाँ, इस मीडियम में है तो इसका एंगल लीजिए साइन आर, जा कहाँ रहे हैं, एयर में, तो उसका क्या है साइन I1 इज इक्वल्स टू म्यू लिखेंगे, जहाँ जा रहे हैं उसका म्यू ए, और ये क्या हो जाएगा जी। बात समझ आ रही है। अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले सीखा है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/म्यू जी ए। ठीक है, ये लाके दिखा दिया था मैंने, ये कैसे आता है सिखा चुका हूँ ये मैं आपको कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाइंग 1 and 2, 1 और 2 के मल्टीप्लाई कीजिए, तो साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन I1 इज इक्वल्स टू म्यू ए जी इंटू 1/म्यू ए जी। म्यू ए जी कैंसल, साइन आर कैंसल, साइन I1 को उधर भेज दी तो साइन आई बराबर साइन I1, जो आपको क्या दे रहा है कि I बराबर I1। मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। अब देखिए ये वाला लाइन, ये पूरा लाइन जो जाता, जो रास्ता जाना था, वो लाइन इस अभिलंब, इस नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रहा है, दूसरा वाला लाइन भी अभिलंब के साथ उतना ही एंगल बना। देखिए अभिलंब आप यहाँ खींचे या यहाँ खींचे या यहाँ खींचे या यहाँ खींचे या यहाँ खींचे, वो इस और इस सरफेस पे, इस और इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, अभिलंब है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है ये वाला लाइन, और ये वाला लाइन भी उसी अभिलंब के ही साथ ना भाई, इसका अभिलंब आप यहाँ खींचे, यहाँ खींचे, यहाँ खींचे, इसी सरफेस पे अभिलंब है, इसी सरफेस पे नॉर्मल है, इसी सरफेस पे परपेंडिकुलर है। तो अगर ये आई है और ये भी आई है, I1 बराबर भी क्या आ गया, आई आ गया, तो मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है। ठीक, अगर क्या यहीं पे देख लीजिए आप, ये यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, ये भी यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, मतलब ये एक मान लीजिए आप पोल है, खंबा है, और ये एक पोल है, खंबा है। तो खंबे के साथ एक लाइन जितना एंगल बना रहा है, खंबे के साथ दूसरा लाइन भी उतना ही एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर आप चाहें तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये आप इसको आगे खींच सकते हैं। नहीं समझ आ रहा है ना, तो चलिए आप इसको आगे खींच लीजिए, इसका पूंछ पकड़ के आगे बोल रहा हूँ, पीछे खींचिए ऐसे, और इस नॉर्मल का पूंछ पकड़ के ऐसा खींचिए। यही वाला एंगल है ना, I1 बराबर आई, ये वाला एंगल है। अब ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल है तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। कैसे पैरेलल होगा, सवाल कीजिए, कैसे पैरेलल होगा, ये कौन सा एंगल का पेयर हो रहा है। 7th 8th 9th में हम लोग, 9th में नहीं 7th 8th ऐसे ही कुछ सीखते हैं भाई। अगर ये I1 आई है तो ये भी क्या होगा, I1 बराबर आई। अब देखिए ये और ये एंगल क्या कहलाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या होता है, मेरा राइट हैंड तो आपका भी राइट हैंड, मेरा लेफ्ट हैंड तो आपका भी लेफ्ट हैंड, जो मेरा वो आपका, उसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। सिंपल सा मतलब है। तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहते हैं तो लाइंस पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये और ये लाइन पैरेलल। यहाँ नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं,
उतना दूर तक सोच नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका पूंछ पकड़ के खींचिए पीछे, इसका पूंछ पकड़ के खींचिए आगे, ठीक है, और देख लीजिए कैसे इक्वल है। तो ये दोनों लाइन क्या आ रहा है, ये दोनों लाइन क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, ठीक। तो ये जहां से जाना था उसी से पैरेलली शिफ्ट हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जितना शिफ्ट हुआ उसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, या इसी को आप बोल सकते हैं पैरेलल शिफ्ट। मैं बोलता हूं इसको पैरेलल शिफ्ट याद रखने के लिए, क्योंकि वो पैरेलल समानांतर शिफ्ट हो गया, ठीक है, यहां से जाना था जस्ट उसके पैरेलल शिफ्ट होके निकल गया, मतलब उसी डायरेक्शन में निकला, पैरेलल है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। अब मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं कि ये कितना शिफ्ट होता है। मान लीजिए ये x है, इसको नोट करेंगे आप लोग। तो ये कितना शिफ्ट हुआ, अगर कोई आपसे ये पूछे तो इसका डेरिवेशन है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत आपके काम का भी नहीं है, और ये फॉर्मूला आप लोग की इच्छा पे है, याद करना चाहें तो याद रख सकते हैं, ठीक है। आपको अगर लगता है ज़रूरी है तो उसको याद रख लीजिए फॉर्मूले को। x बराबर t साइन आई, साइन आई आप लोगों को पता है क्या है, ठीक है, 1 माइनस कॉस आई अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, फिर पूरे का पावर 1/2, ठीक है, पूरे का पावर 1/2 मतलब रूट में है, ब्रैकेट क्लोज। ये है लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला, एक्स इज लैटरल शिफ्ट या पैरेलल शिफ्ट। और मैंने जो यहाँ पे म्यू लिखा है, ये म्यू कुछ अलग से कुछ यूनिक नहीं है, म्यू मतलब वही है, म्यू 1/2 मीडियम 2 का 1 के रेस्पेक्ट में, कुछ अलग से नहीं है, ठीक है, तो म्यू वही है और कुछ खास नहीं है। अब देखिए, अब आप यहाँ पे सोचिए कि मैक्सिमम लैटरल शिफ्ट कब होगा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या है, लैटरल शिफ्ट मैक्सिमम कब होगा, लैटरल शिफ्ट मैक्सिमम कब होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं साइन आई है मल्टीपल में, तो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन आई 1 होगा। इसी बात को मैं लिख रहा हूं, व्हेन आई टेंड्स टू 90 डिग्री देन साइन आई टेंड्स टू 1, साइन आई 1 हो जाएगा, एंड कॉस आई टेंड्स टू 0, 90 रखेंगे आई की जगह पे तो कॉस आई 0 हो जाएगा, कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो 1 जब ये मैक्सिमम रहेगा तो पूरा आपका मैक्सिमम होगा। तो साइन आई मैक्सिमम कब होगा, जब आई 90 रहेगा। तो x बराबर t होगा वैल्यूज पुट करने के बाद। अब यहाँ t क्या है, t मैंने नहीं बताया, तो ये जो आपने स्लैब लिया है, इस स्लैब का थिकनेस है t। तो मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा आपका पैरेलल शिफ्ट, तो जितना थिकनेस है स्लैब का उतना होगा मैक्सिमम। ये क्या है, x मैक्स, x मैक्स, मैक्सिमम लैटरल शिफ्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है, अंदर से कोई पूछे तो बोलेगा कि जो आपका इमर्जेंट रे है, मतलब जो रे निकल रहा है, उस रे का क्या मैक्सिमम उसका लैटरल शिफ्ट पूछेगा, क्या उसका लैटरल शिफ्ट थिकनेस से ज़्यादा हो सकता है। तो बोल देंगे कि नहीं, थिकनेस ऑफ ग्लास से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम कितना होगा, ग्लास के थिकनेस के बराबर होगा मैक्सिमम, जो ग्लास है आपका उसके थिकनेस के बराबर होगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये पूछा जा सकता है। इस फॉर्मूले को देख के हम लोग और कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको लैटरल शिफ्ट बढ़ाना है तो आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को देख के आप बहुत कुछ बता सकते हैं। जैसे आप अगर थिकनेस बढ़ा देते हैं, टी बढ़ा देते हैं,
तो आपका लेटरल शिफ्ट भी बढ़ जाएगा, थिकनेस ग्लास का बढ़ा दें तो 0.1। 0.2, जैसे जैसे एंगल आई बढ़ाएंगे, ये इंसिडेंस एंगल जैसे जितना ज़्यादा रखेंगे शिफ्ट उतना ज़्यादा होगा, आई बढ़ेगा तो। तीसरी बात कि ये जो आपका रिलेटिव इंडेक्स है, रिलेटिव इंडेक्स जो है, तो उसको आप जितना ज़्यादा बढ़ा दें, तो अब आप इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, फिर ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी ओवरऑल। डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो ये फ्रैक्शन का वैल्यू कम होगा, और 1 में से कम वैल्यू माइनस करेंगे तो ये ओवरऑल पूरा ज़्यादा आएगा। ये पूरा ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, परस्पर समानांतर पार्श्व वाले उत्तरोत्तर माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन। अब इतना मेरे को हिंदी नहीं पता है, बस मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, मतलब अभी तक आप 2 मीडियम ले रहे थे, 2 मीडिया ले रहे थे, अब 2 से ज़्यादा ले लीजिए, 2 से ज़्यादा ले लीजिए। ये 1 2 था, अब 2 से ज़्यादा करते हैं, यहाँ पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ आप लीजिए एयर, यहाँ आप लीजिए वाटर, और यहाँ आप लीजिए ग्लास। तो 2 से ज़्यादा है, 1 2 3, फिर इधर आ गया एयर, ठीक। 2 से ज़्यादा मीडियम है। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऐसा लाते हैं रे। अब यहाँ एक नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल बना लिए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी है, जो भी लेना है आप ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया आई। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसको जाना था ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा मुड़ गया, तो ये एक एंगल हो गया। फिर अब यहाँ पे एक बनाइए परपेंडिकुलर। अब आप देखते हैं कि इसको जाना था ऐसे, लेकिन ये मुड़ गया, ज़्यादा मुड़ दिया मैंने, ये मुड़ गया ऐसे। फिर अब यहाँ पे भी एक बनाइए नॉर्मल अभिलंब। अब आप क्या देखते हैं, ये कैसे चला गया, ऐसा चला गया, ठीक है, ऐसा चला गया, ओके। अब आपको पता है कि जितना भी मीडियम आप डालेंगे, जो भी डालें, आप जान चुके हैं कि ये पैरेलल ही निकलेगा, ये और ये पैरेलल ही निकलेगा, मतलब ये एंगल जितना है उतना ही एंगल ये भी रहेगा। अब दूसरी बात, इस एंगल को अगर हम R1 मान लें तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, R1 होगा, ठीक। अब अगर आप इस एंगल को R2 मान लें तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, R2 होगा। एंगल बस इतना है ना, ये R2 होगा। क्यों होगा R2, ये बस मैंने रास्ता बनाया कि इसको किधर जाना था। क्यों होगा R2, ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये R2 तो ये भी R2, ये और ये पैरेलल, मतलब दोनों अभिलंब जो है नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे सेम सरफेस पे। तो ये एंगल, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये और ये एंगल इक्वल। तो अब हम लोग लिखते हैं फॉर एयर वाटर मीडिया, लिख सकते हैं मीडिया माध्यम, एयर और वाटर मीडिया के लिए क्या होगा। तो फिर से हम जहाँ से जा रहे हैं साइन आई, जहाँ पे जा रहे हैं साइन R1 बराबर क्या होगा, म्यू, जहाँ आप जा रहे हैं W, जहाँ से जा रहे हैं A वाटर का,
ठीक है, ये याद रखने का टेक्निक याद रखेंगे कि भाई हम म्यू लेते हैं तो 2 कहाँ लिखें, 1 कहाँ लिखें। तो जहाँ आप जा रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे और जहाँ से आप आ रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने AW, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। जहाँ से आप आ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में होता है, जहाँ आप जा रहे हैं उसका ये कांस्टेंट होता है। इसको मान लिया मैंने 1। फिर फॉर अब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वाटर ग्लास, फॉर वाटर ग्लास मीडिया। ठीक है, मीडिया या मीडियम जो बोलिए आप, मीडियम जो बोलिए, मीडियम ही लिख लीजिए, मीडियम। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ का एंगल क्या है, sin R1। जहाँ जा रहे हैं वहाँ का एंगल नीचे रखेंगे, sin R2 बराबर म्यू में क्या लिखेंगे, कहाँ जा रहे हैं, ग्लास में जा रहे हैं तो ग्लास को यहाँ लिखेंगे, जहाँ से आ रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब फॉर ग्लास एयर, फॉर ग्लास एयर मीडियम, कहाँ से जा रहे हैं आप, यहाँ से जा रहे हैं तो इसका एंगल लीजिए sin R2, जहाँ पे जा रहे हैं उसका एंगल sin I बराबर, ये एंगल मैंने लाके इससे पहले लेटरल शिफ्ट में मैंने लाके इस दोनों एंगल को इक्वल दिखा दिया है। जितना भी स्लैब आप डालेंगे ये एंगल इक्वल ही रहेगा, वो पैरेलल ही निकलेगा, पैरेलल निकलेगा तो ये और ये एंगल इक्वल, पूछ पीछे खींच के इसका बना के दिखा दिया मैंने। अब देखिए आप कहाँ से जा रहे हैं, ग्लास से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, एयर पे जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, म्यू जहाँ जा रहे हैं वहाँ का एयर, जहाँ से जा रहे हैं वहाँ ग्लास 3। अब क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग 1, 2 एंड 3, लिखिए sin I बाई sin R1 इंटू sin R1 बटा sin R2 इंटू sin R2 बटा sin I, ये वाला। अब ये इज इक्वल्स टू म्यू AW इंटू म्यू AG इंटू म्यू GA। तो sin R1 sin N1 खत्म, sin R2 खत्म, sin I sin N खत्म, इधर क्या बचा, टोटल 1 बचा। तो हम लोग क्या बोल देंगे, हमको क्या मिल गया, म्यू AW इंटू म्यू, सही है कि कुछ गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे शायद मैंने गलत लिखा है, यस यहाँ गलत लिखा है मैंने। वाटर से ग्लास जा रहे हैं ना तो यहाँ W होगा और यहाँ ग्लास से एयर जा रहे हैं, ठीक है, ये W, तो WG फिर म्यू GA, ये रिजल्ट हमको मिल गया। अब आप लोग देख सकते हैं जैसे पहले चेन बना था वैसे चेन टाइप का क्या बना था, चेन म्यू 1 2 इंटू म्यू 2 1 बराबर 1, चेन बना था 1 से 2, 2 से 1। तो वैसे ही A से W, W से G, G से A चेन बन रहा है, 1 होगा, प्रूफ करके दिखा दिया। इसको थोड़ा सा और फॉर्म चेंज करके आप चाहें तो उसमें भी ला सकते हैं, देखिए कैसे, इसी को मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको देना है म्यू WG यहाँ से ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा, इन दोनों को उधर भेज देंगे, तो 1 अपॉन म्यू AW इंटू म्यू GA, इन दोनों को उधर भेज दिए। अब देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इसको मिटा देता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, 1 अपॉन म्यू AW इंटू 1 अपॉन म्यू GA, ठीक है, GA, ओके।
अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो याद रखेंगे जो एयर के रिस्पेक्ट में रहेगा उसको हम लोग स्टैंडर्ड लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब एयर के रिस्पेक्ट में देखते हैं, एयर के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं μ21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/μ12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/μAW रहने दीजिए, इंटू हम लोग इसको क्या लिख देंगे, अगर उलट देंगे इसको तो ये हो जाएगा AG। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया एयर के रेस्पेक्ट में, तो इसको क्या लिखेंगे, μWG बराबर μAG बाई μAW, ठीक है। अब मैं बताऊं इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे लिख सकते थे, डायरेक्ट इसको तो जो हम लोग सीखे थे उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, μWG बराबर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आप इसको नीचे रहने दीजिए, μAW, और इसको ऊपर भेज देंगे। अब जैसे इसको ऊपर भेज देंगे तो ये बदल जाएगा, GA क्या हो जाएगा, AG हो जाएगा, AG, ठीक है। ये आ गया फॉर्मूला। अब ये करके भी ये कुछ नया नहीं लाया मैंने, ठीक है, ये आपको मान लीजिए नया मिला है, ये कुछ नया नहीं मिला है। जैसे मैंने आपको बोला था, ला के दिखाया था कि μ21 को आप क्या लिख सकते हैं, μ21 को या μ12 को आप क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए। तो μ2 बाई μ1 लिख सकते हैं, ये बताया था मैंने। इसका मतलब क्या है, 2 का 1 के रेस्पेक्ट में, 2 का 1 के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस वही चीज़ है। अब यहीं पे एयर डाल दीजिए, एयर डाल दीजिए, 2 का किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, 1 का किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। तो अब हमको क्या पता चला कि आपको जिसका निकालना, जैसे यहाँ पे हमको ग्लास का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ग्लास का ऊपर अपॉन जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक। जैसे यहाँ आपको 2 का निकालना है 1 के रेस्पेक्ट में, तो 2 वाला ऊपर 1 वाला नीचे। अब 2 तो भाई जाहिर सी बात है किसी के रेस्पेक्ट में होगा, तो 2 किसके रेस्पेक्ट में है, एयर के रेस्पेक्ट में, 1 भी एयर के रेस्पेक्ट में। अब आप लोग याद रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है एयर का और सबसे ज़्यादा होता है डायमंड का। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 होता है और हीरे के लिए 2.418 होता है, लगभग 2.418 होता है फॉर डायमंड। हीरे के लिए, डायमंड के लिए इतना होता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट करेंगे, ये टेक्निक याद रखेंगे। डायरेक्ट कहीं पे भी अगर आपको लगाना हो, कहीं पे भी आपको लगाना हो, रिजल्ट क्या मिला, अगर आपको निकालना है μ21 के रेस्पेक्ट में, तो एक जो फॉर्मूला है V1/V2 वो तो आपको पता है ही है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपको जिसका निकालना है, उसका जिस मीडियम में निकालना है, 2 सेकेंड मीडियम का निकालना है तो उसका स्पीड नीचे, अपॉन जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसका स्पीड ऊपर। ये स्पीड के टर्म में था, कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्पीड के टर्म में था, ठीक है। लेकिन अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में अगर हम लोग इसी चीज़ को लिखते हैं, तो जिसका निकालना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, अपॉन जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो नीचे। इस चीज़ को समझिए अच्छे से। अच्छा, ये 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो किसी के रेस्पेक्ट में होगा, तो किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। 1 मीडियम का है तो किसी के रेस्पेक्ट में होगा, एयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी खेल खेल लीजिए, है ना। ये सब अच्छे से आप लोगों को पता रहना चाहिए, एकदम अच्छे से पता रहना चाहिए। फिर से बता देता हूं आप लोग को। और अच्छा, ये और क्या होता है, sin I/sin R। फिर से याद दिला दूं,
साइन आई और साइन आर रटना नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नहीं, आप कहाँ से आ रहे हैं वो एंगल और जहाँ जा रहे हैं उसका एंगल, ऐसे याद रखना है। सब कहानी करके दिखा दिया है मैंने। फिर से बोलो, अगर मान लीजिए आपको म्यू कुछ भी एक्स वाई निकालना है, तो अब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में आपसे पूछूं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से देख के सीखिए, ठीक है। इसका मतलब है म्यू, जिस आपको y का निकालना है, ये लिखने का मतलब यही है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब माध्यम x y का अपवर्तनांक x के सापेक्ष में। तो जब हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखते हैं तो y म्यू y बाई म्यू x। अब सवाल यह है कि ये भी किसी के रेस्पेक्ट में होगा, बिल्कुल, एयर। समझ आ गया? उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब अगर इसको स्पीड के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, तो आपको जिसका निकालना है, वाई मीडियम का निकालना है, तो उसका स्पीड रहेगा नीचे, स्पीड के साथ अलग है स्पीड वाला फॉर्म, ये डिफरेंस है इसीलिए बता रहा हूं। और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो रहेगा ऊपर, ठीक है, वो रहेगा ऊपर। ये सारी चीजें मैंने करके दिखा दी है। अगर कुछ खिचड़ी पक जा रहा है तो आप लोग खिचड़ी में से जो भी पसंद हो उसको निकाल के खा सकते हैं, बाकी जो नहीं पसंद हो उसको निकाल के फेंक सकते हैं। तो जो जो इसमें से सारांश निकल रहा है, कुछ पॉइंट आप लोग लिख लीजिए कि इसमें ओवरऑल क्या सीखने के लिए मिला। मेन चीज़ इसमें ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कहानी है इसमें मेन। और जो हम लोग बात किए हैं रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, जो भी स्पीड कम ज़्यादा, वो सब तो है ही है। ओवरऑल पूरा ही इसमें सब चीज़ जानकारी के लायक है, आपको पता रहना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव में बैठ रहे हैं। और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो बोलता है कि 10th का सिलेबस है, लेकिन सच्चाई सबको पता है 10th का सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग को पता है, इसको लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं क्या, लिख ही लिए। नंबर अगर इस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से नंबर के टर्म में लिख लिया जाए, म्यू 1 2। इसका मतलब क्या है, अपवर्तनांक मीडियम 2 का मीडियम 1 के सापेक्ष, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल्स टू, स्पीड के टर्म में निकालते हैं। तो क्या याद कराया था मैंने, जिसका निकालना है इस मीडियम का स्पीड नीचे, तो किसका निकालना है, 2 का निकालना है, तो 2 का स्पीड नीचे, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसका स्पीड ऊपर। लेकिन वही चीज़ अगर आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में अलग अलग लिखना चाहते हैं, भाई ये क्या है, ये तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, 2 का 1 के रेस्पेक्ट में। अब आप इसको अलग अलग करके फॉर्मूले को बनाना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, म्यू 2 बाई म्यू 1। यहाँ ए लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, ए के रेस्पेक्ट में रहेगा, ये भी करके मैंने दिखा दिया है, साइन आई बटा साइन आर। अगेन इसको रटना नहीं है साइन आई बाई साइन आर। स्नेल नियम कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से याद करेंगे कि भाई आप जिस मीडियम से आ रहे हैं उसका एंगल का साइन अपॉन जिस मीडियम में जा रहे हैं उसके एंगल का साइन, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग एपरेंट डेप्थ वगैरह पढ़ेंगे कि जैसे पानी में अगर आप देखते हैं कुछ भी चीज़ है पानी में तो वो आपको थोड़ा सा ऊपर क्यों दिखाई देता है। दूसरी बात कि जैसे सूरज जो हम लोग देखते हैं, तो सूरज एक्चुअली आपके आँख के सामने आने से पहले, सूर्योदय से पहले, सूरज निकलने से पहले ही हम लोग को दिख जाता है और डूबने के बाद थोड़े देर तक दिखते रहता है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग और ये डिस्कस करेंगे कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं आप गर्मी के दिनों में जाते हैं तो, या रेगिस्तान में कहीं भी देखे होंगे कि दूर देखने से ऐसा दिखता है कि अरे वहाँ पानी है, लेकिन जाने पर पता चलता है कि नहीं भाई वो हमारे आँखों का धोखा था, पानी नहीं था। तो आँखों का धोखा तो नहीं रहता, वो सही में दिखता है। और क्यों दिखता है वो भी बताऊँगा। और जब यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जस्ट तुरंत हम लोग कूद जाएंगे लेंस में। अब उसी रिफ्रैक्शन को लेके हम लेंस वेंस में चले जाएंगे और लेंस में हम देखेंगे क्या है, क्यों है,
पावर ऑफ लेंस, फिर टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, जो भी है सिलेबस में है ये सब, उसको देखेंगे। जब उसने अगर आपको यूज़ कर लिया है शब्द की लाइट, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन आएगा, तो आपको उससे रिलेटेड हर चीज़ पढ़ना है। और ये चीज़ जो आज मैंने क्लास करके लिया है, ये चीज़ मोस्ट कन्फ्यूजिंग चीज़ आप बोल सकते हैं रहता है। 1 2 2 1 में सब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मैं भी हो जाता था जब मैं 12वीं वगैरह में था, लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया तो अब तो काफ़ी टाइम हो गया, तो ठीक है, क्लियर है। अब आप अच्छे से कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो क्लियर रहता है, आपका भी क्लियर हो जाए। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ भी अभी तक जो भी हम लोग पढ़े ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, सब सिंपल है। बात ये है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा। अगर आप इसको टफ सोचेंगे तो यकीन मानिए टफ ही लगेगा, और अगर आप इसको इजी सोचेंगे, सरल सोचेंगे, तो सरल ही लगे। कितना भी मुश्किल चीज़ रहे, कॉम्प्लिकेटेड रहे, आप उसको इजीली समझ लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।